सो वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर तक हमने पोलराइजेशन और इसके साथ साथ डॉपलर इफेक्ट इन फेनोमेनास पर डिस्कशन किया और काफी सारे न्यूमेरिकल्स और काफी सारी कंडीशंस हमने इसमें डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। किसी भी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर हम कंसिडर करते हैं, इवन बोर्ड्स की एग्जामिनेशन भी अगर हम कंसिडर करें, सो इंटरफेरेंस ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है अलग अलग तरीकों से। तो इस टॉपिक पर या इस कंसेप्ट पर होपफुली हम 7 to 8 आवर्स का लंबा डिस्कशन करेंगे। एक सीरीज ऑफ लेक्चर इसमें हम एंगेज करेंगे। So in today's class, we will be just starting with certain introductory concepts, certain basic formulas, और ये इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमें एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली समझनी है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये एक ऐसा फिनोमेना है जो उसी वक्त एक्सप्लेन किया जा सकता है व्हेन वी अज्यूम द नेचर ऑफ लाइट एज वेव। लाइट को जब हम वेव नेचर देंगे या वेव नेचर में उसका अजम्पशन करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस को मानेंगे, तब जाकर ही हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरफेरेंस ये फिनोमेना एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। So this gives a certain edge, this gives a certain advantage to the wave theory of light, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने ही ये प्रपोज किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड इट इज एनर्जी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एनर्जी, दिस एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये एक एडवांटेज है वेव थ्योरी ऑफ लाइट का कि वो इंटरफेरेंस के पूरे फिनोमेना को अच्छी तरीके से, इसके हर एस्पेक्ट को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाती है। Now, directly moving to the phenomena of interference, I just want to have a small discussion on path and phase differences. This is going to be a key concept to understand the whole phenomena of interference. ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम इंटरफेरेंस पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पाथ और फेज डिफरेंस की कंसेप्ट्स को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। यहां पर कुछ भी आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला चैप्टर है, आप उस चीज को यहां पर एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, वेव की सुपरपोजिशन। ओके, चलिए, इवन दो हमने सुपरपोजिशन में इन बातों को कुछ हद तक डिस्कस किया है, लेकिन मैं फिर भी एक फ्रेश डिस्कशन, एक कंप्लीट लेवल पर इंडिपेंडेंट डिस्कशन करूंगा टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। Now, first of all, let's make this idea of path and phase difference clear. कोई भी जब वेव हमारे सामने आती है बच्चों, ठीक है, किसी भी नेचर की, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव बना रहा हूं लाइक दिस। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो वेव होती है ये डबली पीरियोडिक होती है। मींस देयर इज अ पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम एंड एज वेल एज देयर इज अ पीरियोडिसिटी ऑफ स्पेस। अब बच्चों, अगर हम इस वेव के बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कंसिडर करें, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इस चीज को इस तरीके से समझा रहा हूं, जिसमें एक वेव आती है, एक सिंगल वेव जिसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। तो इस डिस्टेंस को बच्चों हम कॉल करते हैं वेव लेंथ, लैम्डा। कुछ हद तक आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस वेव ने यहां से अपना मोशन शुरू किया और जब ये यहां पहुंचती है तो इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस सिंगल वेव देयर इज अ पाथ कवर्ड इक्वल टू लैम्डा। कुछ हद तक आप ऐसा भी कह सकते हो। तो वेवलेंथ को इन जनरल हम पाथ के साथ जोड़ के देखते हैं। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि जब हम वेव बनाते हैं तो हम कुछ फेजेस उसके साथ असाइन करते हैं। जैसे बिल्कुल बिगिनिंग में हम एक फेज लगाते हैं 0,
at the middle we just consider a phase of pi, and at the end of the wave we consider a phase of 2 pi. ठीक है, तो यहां एक बात रिलेट हुई कि जब हम एक सिंगल वेवलेंथ को कंसिडर करते हैं तो उसको करस्पॉन्ड करने वाला जो फेज है ये 2 पाई है। करेक्ट हो रही है बात? Yes. एक वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करने वाला फेज 2 पाई है। तो जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास अगर कोई आर्बिट्री सा पाथ है, आर्बिट्री सा डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, मतलब यहां तक का सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आर्बिट्री सा, ना तो आधी वेव आ रही है, ना ही पूरी वेव आ रही है, ना ही कोई एक आइडेंटिफाइड पोर्शन ऑफ द वेव आ रहा है, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा इन बिटवीन का कोई भी डिस्टेंस है। तो बच्चों जाहिर बात है इसको करस्पॉन्ड करने वाला एक फेज हम असाइन कर सकते हैं जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक में जो पाथ में डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है, और यहां से यहां तक के फेज में जो करस्पॉन्डिंग डिफरेंस है वो डेल्टा फाई है। अब जरा इस बात को सोचिए कि एक वेवलेंथ के पाथ को करस्पॉन्ड करने वाला फेज कितना है? 2 पाई। तो एक आर्बिट्री पाथ के डिफरेंस को करस्पॉन्ड करने वाला फेज का डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा फाई। जस्ट मेक अ काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने 4th 5th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि भाई लैम्बडा के लिए 2 पाई है तो डेल्टा एक्स के लिए क्या? सो इट्स काइंड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इफ यू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई into delta x. So we can finalize the equation delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, और इस इक्वेशन को एक बहुत ही जनरल पैटर्न में, जनरल फॉर्मेट में हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि डेल्टा फाई हमारे लिए है, सॉरी, डेल्टा फाई, ये जो फैक्टर हमने यहां लिखा ये हमारे लिए है फेज का डिफरेंस, phase difference equals we can just generalize it saying equals 2 pi by lambda into delta x, ये फैक्टर हमारे लिए हो जाता है पाथ का डिफरेंस। तो अगर हमारे पास किसी गिवन सिचुएशन में पाथ डिफरेंस प्रोवाइडेड है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उससे फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, या आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो अगर आप चाहते हो। तो इस चीज को, इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई into delta phi. So if required, you can also write this as path difference is equal to lambda upon 2 pi into फेज डिफरेंस। तो अगर किसी गिवन सिचुएशन में हमारे पास फेज डिफरेंस प्रोवाइडेड है तो इस फॉर्मेट का यूज करके या इस फॉर्मूले का यूज करके हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। Now this is going to be a very very crucial calculation because without this we will be handicapped in studying the interference. इंटरफेरेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये कंडीशंस बहुत बहुत रिगरसली अप्लाई करनी होगी। अब कभी कभी एक और पैटर्न इसमें आता है, या एक और पैटर्न का कंसिडरेशन इसमें होता है। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर एक पूरी वेव बन जाती है, इफ यू फॉर्म अ सिंगल वेव इन दिस वे, सो पाथ के नाम पर जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो तो लैम्बडा है, लेकिन जरा सोचें कि एक वेव बनने के लिए टाइम कितना लगेगा। यहां से यहां तक के लिए अगर मैं टाइम का कंसिडरेशन करता हूं तो कितना टाइम लगेगा? तो आंसर है टाइम पीरियड, because that is the time in which one wave, one oscillation is going to be completed. तो आप यहां पर पाथ को टाइम के साथ भी रिलेट कर सकते हो और फेज को टाइम के साथ भी रिलेट कर सकते हो। नाउ लेट्स रिलेट टाइम एंड फेज। तो बच्चों आप सोचो कि अगर एक टाइम पीरियड लिया जाता है तो उसको करस्पॉन्ड करने वाला फेज कितना है? 2 पाई। तो कोई आर्बिट्री टाइम का डिफरेंस अगर मैं ले लूं, कुछ भी, जैसे यहां तक की अगर वेव बनती है तो मैं कहता हूं कि बस इतनी वेव बनने के लिए जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है, तो इसको करस्पॉन्ड करने के लिए ऑब्वियस बात है एक आर्बिट्री सा फेज आ जाएगा डेल्टा फाई। नाउ मेकिंग अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन गेट दिस एज डेल्टा फाई इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी इज इक्वल टू डेल्टा टी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 पाई।
rearranging it, you can get delta phi is equal to 2 pi divided by capital T into delta T. तो यहां पर आपने एक फॉर्मेट बनाया जिसमें आप फेज डिफरेंस फिगर आउट कर सकते हो, पता कर सकते हो अगर आपको टाइम का डिफरेंस गिवन है कि भाई दोनों वेव्स हैं या किसी एक सिंगल वेव में इतना इतना टाइम का डिफरेंस है, तो फिर करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा आप निकाल सकते हो. इवन यू कैन रिवर्स दिस इक्वेशन एंड कैन राइट टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 2 पाई in multiplication of phase difference. You can also manage to write it. Okay. Now we may have one more option to continue with this. एक और ऑप्शन हमारे पास है जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो टाइम है उसके लिए करस्पॉन्डिंग पाथ डेल्टा लैम्बडा है. ऐसे भी बोल सकते हो आप कि भाई टी टाइम में ऑब्वियस बात है जो डिस्टेंस कवर होगा वो तो लैम्बडा कवर होगा. Now with that, अगर मैं कोई भी एक आर्बिट्री टाइम ले लेता हूं डेल्टा टी, तो इसके लिए एक आर्बिट्री डिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स. मेकिंग अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्बडा इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा टी. देयरफॉर यू कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी इनटू डेल्टा टी. तो अगर आपके पास टाइम डिफरेंस अवेलेबल है तो आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, या अगर आपके पास पाथ डिफरेंस अवेलेबल है तो आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो बाय जस्ट रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन इन दिस फॉर्म. तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हम बहुत रिगरसली यूज करेंगे while we apply the concepts of interference, while we use and while we try to elaborate and understand the concept of interference. ये कंडीशंस बहुत रिगरसली यूज होने वाली है. तो मैं चाहता हूं कि आप इन सारी इक्वेशंस को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएं. अब इसके लिए एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं. जब जब हमने फेज निकालना है, ठीक है, फेज का डिफरेंस जब जब हमने निकालना है तो आप नोटिस करेंगे 2 पाई न्यूमरेटर में है, और जब जब हमने पाथ का डिफरेंस निकालना है चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो तो आप नोटिस करेंगे लैम्बडा न्यूमरेटर में है, और जब जब हमने टाइम का डिफरेंस निकालना है तो आप नोटिस करेंगे कि टाइम पीरियड का फैक्टर जो है वो न्यूमरेटर में है. फिर बाकी जिसके रेफरेंस में निकालना है वो डिनोमिनेटर में है. जैसे यहाँ फेज डिफरेंस हमको पाथ के रेफरेंस में निकालना है इसलिए लैम्बडा डिनोमिनेटर में, पाथ डिफरेंस हमको फेज के रेफरेंस में निकालना है इसलिए 2 पाई डिनोमिनेटर में. तो एक लॉजिक यहाँ पे हमारा लग सकता है कि कौन न्यूमरेटर में आएगा और कौन डिनोमिनेटर में आएगा. ठीक है, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसका फैक्टर चाहे वो 2 पाई हो, चाहे लैम्बडा हो, चाहे कैपिटल टी, वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जिसके करस्पॉन्डिंग में हम उसको फाइंड आउट करने वाले हैं उसका फैक्टर चाहे वो टी हो, चाहे लैम्बडा हो या फिर 2 पाई हो, वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो एक रफ सा मैं एक लॉजिक आपको देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि फॉर्मूला लिखते वक्त हमसे कोई गड़बड़ ना हो. तो ये कुछ जनरल बातें हैं. नाउ इस चीज को एड्रेस करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को एक प्रैक्टिस देने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ. इन क्वेश्चंस के लिए आपने पता करना है कि पाथ डिफरेंस कितना कितना है. सो दीज आर द फेज डिफरेंसेस गिवन टू अस. ये जो सारे गिवन है ना, ये डेल्टा फाई है. ठीक है, यहाँ जब हम कहते हैं ना फेज डिफरेंस, तो ये सारी चीजें हैं डेल्टा फाई, और आपको इनकी करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालना है तो आपको पता करना है कि डेल्टा एक्स कितना है. तो चलिए शुरू करते हैं. इस सिचुएशन के लिए हमें डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाई फाइंड आउट करना है, एंड डेल्टा एक्स इज प्रोवाइडेड. सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स. I will be just writing the formula here, and you just use this formula delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. अब आप बस एक काम करें कि ये जो 1 2 3 4 में ये जो फैक्टर गिवन है लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 8, 5 लैम्बडा बाय 2 एंड 3 लैम्बडा, ये डेल्टा एक्स की जगह पे रखें. तो क्विकली बता दें मुझे इसके लिए आंसर क्या आएगा. 5. Just put up here lambda by 2, lambda lambda cancel, 2 to cancel, you will be getting an answer of pi. शाबाश. इसके लिए आंसर क्या आएगा? Pi by 4. वेरी गुड. इसके लिए आंसर आएगा पाई बाय 4. इसके लिए करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा? 5 pi. 5 पाई. बहुत सही. और इसके लिए आंसर क्या आएगा? 6 pi. 6 पाई. तो आपने देखा कि हम बस ये डेल्टा एक्स फैक्टर की जगह पर ये रिप्लेस कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन कर रहे हैं. ये सारे पाथ डिफरेंस, इनका करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस ये हो गया. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. वैसे देखा जाए तो इंटरफेरेंस पर डायरेक्ट जाने से पहले
हम एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर ऐड करना चाहेंगे और वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये वही कंसेप्ट है जो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सीखा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग लिटिल एनिमेशन। एक छोटे से एनिमेशन के जरिए मैं इसे समझाता हूं। दिस इज द सिचुएशन। आप नोटिस करें यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग वेव्स हैं, या आप कह सकते हो पल्सेस हैं। Both of them are traveling independently. They have their own amplitude, they have their own displacement. They are just completely independent pulses, or you may say waves. But the common thing between them is that they are traveling in a same medium, and they are traveling in the opposite direction. It happens, ऐसा होता है कि कुछ देर के बाद ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। तो बच्चों, जब ये एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि सडनली इनका एम्पलीट्यूड जो है ना ये बढ़ जाता है। We find that suddenly there is a increase in the amplitude for that moment only, for that time instant only, जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। उतनी ही देर के लिए, उतने छोटे से वक्फे के लिए जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड एकदम शूट अप हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर सिमिलर नेचर वाली वेव्स, क्रेस्ट क्रेस्ट टाइप सिचुएशन, अगर एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एकदम से इंक्रीज हो जाएगा? Yes. हम ऐसा कह सकते हैं। तो we can just conclude for this situation कि if we have two individual waves having an amplitude y1 and another one is having an amplitude of y2, for example, then they can just be added to get the resultant amplitude. नया और resultant amplitude जो हमको मिलेगा वो इन दोनों का एक वेक्टर एडिशन हो सकता है। Let's have another example. अब इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से नोटिस करें, आप फौरन समझ जाएंगे कि यहां पर इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, ये पल्स और ये पल्स जब ओवरलैप हो रही है तो आप नोटिस करें यहाँ बीच में इंक्रीज भी हो गया और डिक्रीज भी हो गया, बिल्कुल एकदम से एक मैजिक टाइप कुछ हो गया। अब आप सोचेंगे डिक्रीज कब हुआ है, तो आंसर है कि ट्रफ के ऊपर अगर किसी तरीके से क्रेस्ट आ गया तो दोनों ने एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर दिया, है ना? Yes. तो इस सिचुएशन में ऐसा लिखा जा सकता है कि इन दोनों के मिलने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डेवलप हो रहा है वो बस इन इंडिविजुअल वेव्स का सब्सट्रैक्शन है। यू हैव बोथ द सिचुएशन पॉसिबल। क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर ओवरलैप हो जाते हैं या ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप हो जाते हैं तो वी मे गेट प्लस। बट किसी तरीके से अगर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आता है, अपोजिट वाइब्रेशंस एक दूसरे पर आ जाते हैं तो दे मे कैंसिल ईच अदर एंड देयर इज अ सब्सट्रैक्शन। तो नोटिसेबल बात यह है कि if we have two independent individual waves having their own amplitude, having their own displacement, having their own propagation, somehow if they overlap, then there is a formation of resultant amplitude which is vector sum of the two individual amplitudes. अब यहाँ पे खास वेक्टर सम ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कभी कभी ये प्लस हो सकता है एल्जेब्रिकली और कभी कभी ये माइनस भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन के जो ओवरलैप करने वाली वेव्स हैं वो कैसी हालत में, कैसे फेज के साथ, कैसे नेचर के साथ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। अगर अच्छे से क्रेस्ट क्रेस्ट पे आ गया फुल एकदम, तो हम कहेंगे भाई इट विल शूट अप, इट विल इंक्रीज द इंटेंसिटी, द एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। और अगर एकदम क्रेस्ट के ऊपर से ट्रफ आ गया तो इट विल कैंसल आउट, इट विल जस्ट सप्रेस ईच अदर, माइनस भी हो सकता है। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन, और ये सभी तरीके की वेव्स में हो सकता है। इट इज नथिंग स्पेशल फॉर लाइट। जो भी वेव है, किसी भी तरीके की वेव है, चाहे वो साउंड हो, कोई जनरल वेव हो, किसी रोप पर बनाई गई वेव हो, किसी वाटर के सरफेस पर बने गए रिपल्स हो, या इवन लाइट हो, सुपरपोजिशन उसके साथ हो सकता है। ओके, तो जो चीज मैं आपको समझा रहा था अगर उसे एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखा जाए, एक प्रॉपर वे में लिखा जाए, तो we have this kind of explanation, we have this kind of words to be written here. We say two independent waves having their own amplitude and having their own displacement traveling through a medium arrives at a point simultaneously, एक साथ किसी जगह पर आ जाते हैं। Then the resultant displacement at that point is equal to vector sum. It's not ऑर्डिनरी एल्जेब्रिक सम, बल्कि एक ऐसा सम है, वेक्टर सम है। वेक्टर सम में पूरे वेक्टर के रूल्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। एंगल दोनों का कैसा है, फेजेस दोनों के कैसे हैं, देख करके हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डेवलप करेंगे। सो इट विल बी जस्ट अ वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स
या आप कह सकते हो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। तो इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। बच्चों अगर ये सुपरपोजिशन लाइट के साथ हो गया, मतलब कि लाइट की दो वेव्स हमने किसी तरीके से एक्सपेरिमेंटली कह लीजिए अरेंज की, दो वेव्स को हमने पकड़ लिया और उन दोनों को हमने एक ही मीडियम में ट्रैवल किया और इतना सारा प्रॉपर अरेंजमेंट हम कर पाए कि वो लाइट की वेव्स ओवरलैप हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि उन लाइट की वेव्स के ओवरलैप होने की वजह से अचानक से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि कुछ प्लस वाली सिचुएशन हो रही है, या अचानक से लाइट की इंटेंसिटी घट रही है, डार्क क्रिएट हो रहा है, यानी कि माइनस वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो अगर ये फिनोमिनन सुपरपोजिशन वाली चीज प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ अगर लाइट के साथ हो गई, तो उसी चीज को हम कॉल करेंगे इंटरफेरेंस। The same thing we will be calling it as interference. So in a very simple word, in a very simple statement, what is interference of light? One can say superposition of light waves. लाइट के वेव्स का सुपरपोजिशन, लाइट के वेव्स का एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाना, लाइट के वेव्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाना, लाइट के वेव्स का एक दूसरे के साथ वेक्टोरियली ऐड हो जाना, सच दैट द रिजल्ट इज आइदर अ ब्राइट or a dark. A result may be a bright or a dark. यहां पर bright किस हिसाब से बोल रहा हूं मैं? जब इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी, एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, तो जारी बात है अगर दो एम्पलीट्यूड एकदम से इंक्रीज हो गए तो हम कहेंगे ना यहां पर एक रोशनी बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ गया। और अगर दो एम्पलीट्यूड एकदम से सब्सट्रैक्ट हो गए, इस तरीके से ओवरलैप हो गया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गया, तो लाइट रहने के बाद भी वहां पे अंधेरा हो जाएगा, वहां पे इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, हम चौंक जाएंगे, लाइट तो है लेकिन फिर भी इस जगह पे हमको डार्क डार्क ब्लैक स्पॉट क्यों दिख रहा है? तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी ने एक दूसरे को कैंसिल किया होगा। So this phenomena of superposition, if it happens with the light, we say it as what? Interference. Interference. ओके, नाउ वन कैन से, एक के जहन में, किसी स्टूडेंट के जहन में कंफ्यूजन हो सकता है, वो ऐसे बोल सकता है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है और लाइट की इंटेंसिटी घट रही है, तो हमने एक तरफ एनर्जी क्रिएट की और दूसरी तरफ हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया, है ना, विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट टू द फंडामेंटल रूल, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बराबर कि नहीं? एक तरफ अचानक से रोशनी बढ़ा दी आपने, सो इट्स जस्ट कैंसलेशन एंड एडिशन, यहां पर कोई क्रिएशन और डिस्ट्रॉय करने वाली बात नहीं है। उल्टा हम ऐसे बोलेंगे कि जहां पर हमने डिस्ट्रॉय किया वहां की एनर्जी हमने शिफ्ट करा दी, कहां? जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, एक जगह की एनर्जी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट करा दी, हम ऐसे बोल सकते हैं। सो इट इज नॉट वायोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद रखना। इनफैक्ट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। याद रखें इस बात को, बोर्ड की एग्जामिनेशन में कई बार ये एमसीक्यू पूछा गया है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ दैट, कंजर्वेशन ऑफ दिस। आंसर उसका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम यहां पर क्रिएट भी नहीं करते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं करते हैं। यू मे थिंक एकदम से अचानक से ब्राइट कर रहे हैं तो क्या हमने एनर्जी क्रिएट कर दी? नो, इट्स जस्ट एडिशन। और एकदम से अचानक से हमने उसको सप्रेस कर दिया तो क्या हम यहाँ एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? नो, इट्स जस्ट कैंसलेशन। इनफैक्ट कैंसिल जहां से किया वहां की एनर्जी उठा के हमने एडिशन जहां किया वहां दे देते हैं। ऐसे समझ लें तो थोड़ा सा दिमाग में इस बात को इजीनेस मिलेगा कि हम यहाँ पर कोई क्रिएशन और कोई डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ऑल दीज कैन बी गिवन अ प्रॉपर स्टेटमेंट। इन सभी बातों को एक प्रॉपर स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे। दीज आर द स्टेटमेंट्स। आसान जुमलों में कहें, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स सच दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। The modification in the intensity of light produced by superposition of the two or more light waves. The enhancement or cancellation of the intensities of light. Enhancement बढ़ाना, cancellation कम करना, due to superposition of the two light waves. In all these definitions you will find one common word. इन सभी में आप एक common word देखोगे और वो common word है, यहां पर हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? लाइट की वेव्स का सुपरपोजिशन कर रहे हैं और उस सुपरपोजिशन के नतीजे में, उसके रिजल्ट में, उसके आउटकम में हमको या तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है या फिर हमको कम इंटेंसिटी मिलती है। तो इस पूरे फेनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इट इज स्ट्रिक्टली एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड।
ठीक है बच्चों, जब हम इस इंटरफेरेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, इसकी हर एक बात को समझते हैं, हर एक पॉइंट को इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम इंटरफेरेंस में दो बातें ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ये कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की, करेक्ट है ना, इंक्रीज पॉसिबल है, और दूसरा ये कि लाइट की इंटेंसिटी का डिक्रीज पॉसिबल है, एनहांसमेंट भी पॉसिबल है, कैंसिलेशन भी पॉसिबल, वो दोनों पॉसिबल है। इवन इन दोनों के बीच वाली हालत भी हो सकती है, जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ब्रॉड लेवल पर जनरलाइज करना चाहते हैं उन कंडीशंस को जब हम लाइट का एनहांसमेंट कर पाए। मतलब हम जरा चेक करना चाहेंगे ना कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी कब, और हम इस बात को भी चेक करना चाहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी घटेगी कब। व्हाट आर दोस सिचुएशंस जहां पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है, उसे प्रॉपर वे में इस तरीके से अरेंज किया कि हमें लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट मिल रही है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को बच्चों हम कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप दोहराएंगे, क्या कॉल करते हैं हम इसको? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इस वर्ड से थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे कि भाई बढ़ाना, बढ़ना। तो एक ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें इफेक्टिवली लाइट की इंटेंसिटी जो है ये इंक्रीज हो जाती है, हमें ब्राइटनेस मिलता है, हमें ज्यादा रोशनी दिखती है, उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, किस सिचुएशन में ये होगा। इसे समझाने के लिए मैं बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच यूज करता हूं। लेट्स से बच्चों की हमारे पास दो अलग अलग वेव्स हैं। दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द वेव, ये एक वेव है, और हम इन दोनों वेव्स को जो है, ये दूसरी वेव लेट्स से, हम इन दोनों वेव्स को सुपर इंपोज करने जा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू सुपर इंपोज दीज वेव्स, बट डू रिमेंबर कि इनके जो फेजेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, 0, इस जगह पर पाई, इस जगह पर 2 पाई, हम जानते हैं ये सब कुछ, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इसके भी अपने फेजेस होंगे, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। वेव्स चैप्टर अपना हो चुका है, तो दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन फॉर अस। हम इन दोनों का सुपर पोजिशन कराएंगे, प्लस सुपर पोजिशन, वेक्टर प्लस, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू वर्क आउट फॉर द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आपने यहां एक छोटा सा इमेजिनेशन करना है, यहां एक छोटी सी कंडीशन आपने समझनी है, और वो कंडीशन ये है कि लेट्स इमेजिन कि जब हम इन दोनों वेव्स को सुपर इंपोज कर रहे थे, एक दूसरे पर लोड कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे थे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरीके से हुआ कि इस वेव का जीरो फेज बराबर से इस वेव के जीरो फेज पर आ गया। आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? The zero of this phase, this point, get exactly a match with zero of this. समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल इस वेव को उठा के इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया कि इसका जीरो और इसका जीरो मैच हो गया। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? Yes. बिकॉज इफ दिस पॉइंट इज मिसिंग, आप आगे के चैप्टर में फिर कुछ एंजॉय नहीं करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन हो गया, इन दोनों की मिक्सिंग हो गई, इन दोनों का एडिशन हमने किया, कुछ इस तरीके से किया कि इस वेव के जीरो पर बराबर से ये दूसरी वाली वेव का जीरो चढ़ गया। तो सोचें, क्या ये क्रेस्ट इस क्रेस्ट पर आएगा? Yes. जस्ट इमेजिन करें, ये ब्लू वाली वेव को उठा के हमने इस पिंक वाली वेव पे रखा, कुछ इस तरीके से रखा कि 0 0 मैच करना चाहिए। तो क्या ये वाला क्रेस्ट इस वाले क्रेस्ट पे आएगा? Yes. ये वाला ट्रफ इस वाले ट्रफ पे आ जाएगा? Yes. फिर ये वाला क्रेस्ट इस वाले क्रेस्ट पे, और ये वाला ट्रफ इस वाले ट्रफ पे, और इसी तरीके से हर बार क्रेस्ट क्रेस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे आएगा। यस। तो हम जानते हैं कि जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे लोड होगा और ट्रफ ट्रफ पे लोड होगा, तो एक जैसी हालत रहने की वजह से वहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
Yes. ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होगा? Constructive. कंस्ट्रक्टिव। तो हमें एक कंडीशन यहां पर मिली कि इफ वी सुपर इम्पोज द टू वेव्स इन अ मैनर के इनके फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 पे 0 मैच हो गया, देयर इज नो Yes. फेज डिफरेंस एट ऑल, तो हमें ब्राइटनेस मिल सकता है, हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है। हम ये देखेंगे कि क्रेस्ट क्रेस्ट पर लोड हो सकता है जिसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से नेट एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। बहुत अच्छी बात है, बट आई वांट टू चेक कि क्या ये पॉसिबिलिटी और एक बार हो सकती है? यस, हो सकती है बच्चों। आप ऐसे सोचो कि इस वेव का 2 पाई वाला पॉइंट, मैंने ये ब्लू वाली वेव उठा के पिंक वाली वेव पे रखनी है, सुपर इंपोज करनी है, लेकिन कुछ इस अंदाज में, कुछ इस प्रोपोर्शन में करनी है कि इस ब्लू वाली वेव के 2 पाई वाले पॉइंट को लोड किया जाएगा इस वेव के 0 पे। तो मैंने डिफरेंस लिया, कितना डिफरेंस लिया? इसको तो 0 से शुरू किया, लेकिन इसको कहां से शुरू किया? 2 pi. 2 पाई से। तो दोनों में कितना डिफरेंस लिया मैंने? 2 pi. 2 पाई का डिफरेंस लिया। तो बताएं क्या ये वाला क्रेस्ट अब इसके पहले वाले क्रेस्ट पे आ जाएगा? Yes. हाँ। और इसका ये वाला ट्रफ क्या इसके ये वाले ट्रफ पे आ जाएगा? Yes. और फिर फर्दर ऑन इसका ये वाला क्रेस्ट इसके क्रेस्ट पे, और ये ट्रफ पे, और फिर आगे क्रेस्ट क्रेस्ट पे, और ट्रफ पे चलता रहेगा, इवन दो इफ आई मेंटेन द फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, इवन दो इफ आई मेंटेन अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। समझे? तो फिर एक बार मुझे कौन से टाइप का इंटरफेरेंस मिल सकता है? Constructive. कंस्ट्रक्टिव मिल सकता है। बट नोटिसेबल बात यह है कि इवन दो मैंने फेज में 2 पाई का डिफरेंस रखा था, नाउ आई वांट टू सर्च, क्या ऐसा फिर एक बार हो सकता है? यस। जस्ट इमेजिन करें कि इस ब्लू वाली वेव को मैं 4 पाई से स्टार्ट करता हूं, और इस ब्लू वाली वेव को उठा के पिंक वाली वेव पे मैं पेस्ट करूंगा। इमेजिन करें, इसके ऊपर सुपर इंपोज करूंगा, लोड करूंगा, लेकिन इसके 0 पर इसका 4 पाई वाला पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस कितना लिया? इसका तो 0 लिया, लेकिन इसका कितना लिया मैंने? 4 pi. तो डिफरेंस मैंने 4 पाई लिया। फिर भी मैं देखूंगा कि ये वाला क्रेस्ट इसके क्रेस्ट पर आ रहा है, Yes. क्योंकि इसके आगे वेव कंटिन्यू होगी और इसके भी आगे वेव कंटिन्यू होगी, लेकिन ये 4 पाई वाला पॉइंट इधर जाके बैठ जाएगा। तो इस क्रेस्ट पर अब ये वाला क्रेस्ट आएगा, आप नोटिस कर रहे हैं? Yes. और फिर ये वाला ट्रफ इस वाले ट्रफ पे आएगा, और फर्दर ऑन जैसी ये वेव होगी वैसी इसके आगे क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे पर मैच करते जाएंगे। यानी कि इस बार भी हमें क्या मिल सकता है? Constructive interference. बट इवन दो हमने यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फेज रखा, कितना रखा? 4 pi. 4 पाई। अब बिना डायग्राम को रेफर करे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी आगे कहां हो सकती है? 6 pi. 8 6 pi. पाई पे हो सकती है, और कहां हो सकती है? 8 pi. 8 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फेज डिफरेंस हमको पॉसिबली मिल सकते हैं जहां पर हम कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस को देख सकते हैं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू इवन गेट दैट कि इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंसेस क्या हैं। अब आप याद करें बच्चों, पाथ डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो आप थोड़ी सी अब एफर्ट लगाएं और इन सभी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई के लिए करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बताएं। बस आपने करना यह है कि इस डेल्टा फाई की जगह पे आपने ये सब नंबर्स रखते जाने हैं। तो अगर आप ये नंबर रखते जाएंगे तो आपको पहली पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 0, दूसरी पॉसिबल वैल्यू मिलेगी लैम्बडा, 2 तीसरी lambda. पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 2 lambda. 2 लैम्बडा, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 3 लैम्बडा, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू मिलेगी 4 4. लैम्बडा, 5 लैम्बडा एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे हैं? इस डेल्टा फाई को हटा के आपने बस ये सीरीज रखनी है। यस और नो? तो वी मे नोटिस कि इन सभी पाथ डिफरेंसेस पर हमको हर बार क्या मिलता जाएगा? Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, इंटेंसिटी ज्यादा। क्यों ना इस बात को जनरलाइज किया जाए और इसे इन जनरल ऐसे लिखा जाए, n lambda where the value of n starts from 0, 1, 2, 3, so on.
और क्यों ना इस बात को भी जनरलाइज किया जाए और इसे लिखा जाए n टाइम्स ऑफ 2 पाई, where the value of n starts with 0, 1, 2, 3, and so on. तो इन सिचुएशंस को हम कहते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप थियरी के लिए देखें या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आपने ये सीरीज अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। फिर इसका मॉडिफिकेशन किसी तरीके से किया जाए वो एक सेपरेट इशू है, आपने लेकिन सीरीज अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए कि कौन सी फेज डिफरेंस की सीरीज पर आपको कंस्ट्रक्टिव और कौन सी पाथ डिफरेंस की सीरीज पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकता है। क्या मेरी बात अच्छे से समझ आ गई बच्चों? अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। द सेकंड पॉइंट, अब इसका सेकंड पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टिव कब होगा। जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव ये वर्ड बनाया ना, वैसे एग्जैक्टली हम डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटेंसिटी बढ़े, तो जाहिर बात है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लाइट की ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी कि लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाए, कम हो, या आप कह सकते हैं डिक्रीज हो या कैंसिल हो। बिकॉज सुपरपोजिशन में दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यू मे हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट हाई इंटेंसिटी, लाउडर एम्पलीट्यूड, यू में से फॉर अ केस ऑफ साउंड, अगर आप साउंड की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, and there is even an equal chance to get suppressed, to get that intensity cancelled, to get darkness, light रहने के बाद भी डार्क। अजीब बात है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब इसके लिए भी हमें कंडीशन सर्च करनी है और उसे भी हम इसी अंदाज में सर्च करेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसका फेज डिफरेंस, कि भाई लाइट ओवरलैप हो रही है तो कैसे हो रही है, क्या तरीका है उसका। जस्ट इमेजिन करें बच्चों कि इस ब्लू वाली वेव को उठा के हम पेस्ट करने वाले हैं पिंक वाली वेव पर, लेकिन कुछ इस तरीके से कि शुरू पाई से करना है। मतलब ये कि इसका पाई इसके 0 पे आ जाए। तो मैंने डिफरेंस लिया, एक को तो 0 से शुरू किया और दूसरे को कहां से शुरू किया, पाई पे। आप इमेजिन करें उस वेव को उठा के आपने पिंक वाली वेव पे रख दिया, पाई तक का पोर्शन छोड़ दिया, तो क्या इस क्रेस्ट के ऊपर ये वाला ट्रफ आ जाएगा? क्योंकि शुरुआत पाई से हो रही है। देखें, इमेजिन करें ऐसे ब्लू वाली को उठा के पिंक वाली पे रखें, बट पिंक का 0 होना चाहिए और ब्लू का पाई होना चाहिए। तो क्या इस क्रेस्ट के ऊपर ये ट्रफ आ जाएगा? yes. और क्रेस्ट पर ट्रफ आना एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल करेगा। और आप नोटिस करेंगे कि इस सीक्वेंस में हर बार क्रेस्ट पर ट्रफ, ट्रफ पर क्रेस्ट, क्रेस्ट पर ट्रफ, ट्रफ पर क्रेस्ट आता जाएगा। ये वाला ट्रफ इस वाले क्रेस्ट पर आएगा, जबकि ये वाला क्रेस्ट इस वाले ट्रफ पे आएगा, फिर ये वाला ट्रफ इस वाले क्रेस्ट पे आएगा, और ये सीक्वेंस लगातार होता जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी जहां हम ये कंफर्म करेंगे कि अगर हमने फेज डिफरेंस पाई किया तो क्या हम इंटेंसिटी को कट आउट करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं? यस। अच्छा, आप मुझे अगली पॉसिबिलिटी बता सकते हैं? सोचें। हाँ, बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही। अगर हम इस ब्लू वाली वेव को उठा के इस पिंक वाली वेव पे रखें, लेकिन शुरुआत इसकी यहां से करें 3 पाई से, और इसको 0 से 3 पाई तक का फेज डिफरेंस ले लें आप, ठीक है ना, इतना पोर्शन छोड़ दें, ये वेव उठा के यहां रखें कुछ इस तरीके से कि ये 3 पाई वाला पॉइंट बराबर इस 0 वाले पॉइंट पे आना चाहिए, तो क्या इस क्रेस्ट पर अब ये ट्रफ आ जाएगा? और क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। मतलब यहां जो फेज डिफरेंस हमको मिल सकता है ये 3 पाई है। लॉजिकली बताइए अगला क्या है? 5 पाई। अगला क्या है? 7 पाई। अगला क्या है? 9 पाई। नेक्स्ट कैन बी 11 पाई। इट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑड पाइज, जबकि यहां का सीक्वेंस देखें, इट विल बी अ सीक्वेंस ऑफ इवन पाइज। इस पे आपको मेहनत करनी है, अच्छे से याद रखना है, सीरीज अच्छे से याद रखनी है बच्चों। अगर हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर दें, इसे एक सिंपल पैटर्न में लिखने की कोशिश करें, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2n-1 पाई where the value of n is starting from 1, 2, 3, 4, 5, so on and so on. ठीक है? Are things clear? Yes, sir. Okay.
Just put up the values of 1, 2, 3, 4 here. You will be getting this series. Now I want you to get me the answers for path difference. Just use a formula. Path difference is equal to lambda upon 2 pi into phase difference. Just start for the first. Just डेल्टा फाई की जगह पे पाई रखें तो आपको आंसर पहला ही मिल जाएगा, लैम्डा बाई 2. दूसरा आंसर 3 lambda by 2. वेरी गुड, शाबाश. 3 लैम्डा बाई 2. नेक्स्ट आंसर 5 lambda by 2. और सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 7 लैम्डा बाई 2 और आगे बढ़ाते हैं तो 9 लैम्डा बाई 2 और आगे बढ़ाते हैं तो 11 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी इन दैट वे. इवन आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकके लिख सकते हैं 2n-1 lambda by 2 where the sequence of n starts from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. See, this arrangement can be written in many ways. अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको. माइनस की जगह प्लस भी लगा सकते हैं, n को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड सो ऑन. बट मैं इसे इस चीज में इस तरीके से ज्यादा देखना पसंद करता हूं कि मैं सीरीज याद रखूं पूरी, कि कौन सी सीरीज ऑफ पाथ और फेज पर मुझे डार्क मिलेगा यानी कि डिस्ट्रक्टिव मिलेगा और कौन सी सीरीज और पाथ पे मुझे ब्राइट मिलेगा. कुछ आ रहा है समझ में? अब बच्चों मैं एक एग्जांपल यहां पे लेना चाहता हूं. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. लेट्स से कि हमारे पास एक सोर्स है लाइट का S1 और एक दूसरा सोर्स है, आई विल बी जस्ट यूजिंग द सेम कलर, दूसरा सोर्स है S2. अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनसे निकलने वाली वेव्स पहुंच के सुपरपोजिशन में आ जाती हैं. मतलब वेव इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी और यहां आके हम कहते हैं कि वो ओवरलैप हो जाती है. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू इट इन दिस मैनर कि ये वेव निकल के ऐसी आई. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की. ये वेव ऐसी आ गई. ठीक, और इस वाली वेव S2 से निकलने वाली वेव जो है ना इस पाथ से ट्रेवल करते करते यहां आ गई और फिर ओवरलैप करने वाली है. तो लेट मी शो द अदर वेव्स समथिंग लाइक दिस. लाइक दिस एंड दे गेट ओवरलैप्ड हियर. यहां हल्का सा ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन मेजर ओवरलैपिंग यहां पे हो रहा है. ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट इस बात के जानने में है कि पॉइंट P का नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा होगा. मतलब पॉइंट P पर हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगा या डार्कनेस देखने को मिलेगा. ब्राइटनेस का मतलब यहां पे बच्चों क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और डार्कनेस का मतलब यहां पे क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. मतलब लाइट यहां जब ओवरलैप हो गई तो इसका अगर कंस्ट्रक्टिव लेवल पर इंटरफेरेंस हो गया, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया, ट्रफ पे ट्रफ आ गया, ऐसी सिचुएशन अगर वहां पे क्रिएट हो गई, पार्ट डिफरेंस इस तरीके से एडजस्ट हो गए कि इंटेंसिटी बढ़ गई, तो कंस्ट्रक्टिव कहलाएगा. ज्यादा रोशनी दिखाई देगी, ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा. और अगर यहां पे ये ओवरलैपिंग इस अंदाज से हुई कि ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करने लग रहे हैं, तो इवन तो यहां पर लाइट है लेकिन ये स्पॉट हमें डार्क दिखाई देगा. ये बड़ा अजीब है, लाइट रहने के बाद भी हमको वो डार्क दिखाई देगा. सोचे आप इस बात पे. तो हमें पता करना है कि फिर P कैसे नेचर में है, कंस्ट्रक्टिव है क्या डिस्ट्रक्टिव है. तो आइए इसे बहुत अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि इसने कितनी वेव्स ट्रैवल करके यहां तक का डिस्टेंस रीच किया. तो आंसर है यहां से यहां तक 1 लैम्डा, यहां से यहां तक 2 लैम्डा, यहां से यहां तक 3 लैम्डा, यहां से यहां तक 4 और ये आधा, यानी कि इसने डिस्टेंस कवर किया 4.5 लैम्डा. करेक्ट है बच्चों? नाउ लेट्स हैव द एनालिसिस फॉर द सेकंड. इसके लिए गिनो यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा. फिर आगे का गॉन 2 लैम्डा, दिस वन 3 लैम्डा, दिस वन 4 लैम्डा, और यहां तक जब ये पहुंचा तो ये फाइनल डिस्टेंस क्या हो गया? 5 लैम्डा. अब बच्चों सिंपली मैं इनके पाथ के डिफरेंस को मेंशन करना चाहता हूं, बस कुछ और नहीं. क्योंकि इसने अपना कुछ पाथ कवर किया और इसने भी अपना कुछ पाथ कवर किया. इसके पाथ को मैं गिनता गया तो 4.5 लैम्डा निकला, इसके पाथ को मैं जब गिनता गया तो 5 लैम्डा निकला. तो पाथ का डिफरेंस निकालते हैं. कैसे निकालेंगे पाथ का डिफरेंस?
5 lambda minus 5 लैम्बडा माइनस 4.5 लैम्बडा। 5 लैम्बडा माइनस 4.5 लैम्बडा का मतलब हो गया 0.5 लैम्बडा, और 0.5 लैम्बडा प्रॉपरली अगर मैं लिखता हूं तो लैम्बडा बाई 2। तो हमें पता चल रहा है कि जब पॉइंट P पर इन वेव्स का सुपरपोजिशन हो गया तो उन वेव्स में जो टोटल पाथ का डिफरेंस आ रहा था वो लैम्बडा बाई 2 था। अब जरा चेक करें लैम्बडा बाई 2 किस चीज को जस्टिफाई करता है, कंस्ट्रक्टिव के क्या डिस्ट्रक्टिव को? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव को। ये रहा लैम्बडा बाई 2, ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है। तो हम फौरन ही ये क्लेम करेंगे कि पॉइंट P इज डार्क। पॉइंट P इज डार्क। अब यहां डार्क का मतलब समझ रहे हैं आप? कैंसलेशन, लाइट की इंटेंसिटी वहां पर एकदम से कम हो गई, वहां पर हमको ब्लैक स्पॉट दिखा, तो हम उसे इस तरीके के एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से दैट के इट इज अ डार्क पॉइंट। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है बच्चों? अब यहां पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं, जरा इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखें। ठीक है, मैं ये जो मॉड्यूल में आपको दिया है उसी में से कुछ चीजें यहां पर मैं पुटअप कर रहा हूं। ये एक एग्जांपल मैंने यहां रखा, एक और एग्जांपल भी मैं यहां पे रख रहा हूं। अब बस आपको बस ये जस्टिफाई करना है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट P और Q कैसे हैं। तो बच्चों इस सिचुएशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहली वाली सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन में PD यानी कि पाथ डिफरेंस 7 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा, आंसर क्या आ गया? लैम्बडा। तो क्या फिर हम यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट P इज ब्राइट। ब्राइट? कौन सा इंटरफेरेंस यहां वर्कआउट हो गया होगा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये एक ऐसे पाथ डिफरेंस की कंडीशन में आ रहा है जो कंस्ट्रक्टिव के साथ मैच करती है। अब आइए एक और देखते हैं, इस आगे आने वाले एग्जांपल को देखें, पॉइंट Q के बारे में अपना ओपिनियन बनाएं। तो PD अगर मैं निकालता हूं तो क्या मुझे यहां पर 11.5 लैम्बडा माइनस 7 लैम्बडा लिखना है? 11.5 लैम्बडा में से 7 लैम्बडा अगर मैं कट करूंगा तो 8 लैम्बडा, 9 लैम्बडा, 10 लैम्बडा, 11 लैम्बडा एंड 4। तो आंसर हो गया 4.5 लैम्बडा। 4.5 लैम्बडा को हम लिख सकते हैं 9 लैम्बडा बाई 2। जस्ट चेक इट आउट। और 9 लैम्बडा बाई 2 हमें ये कंडीशन क्लियरली समझ में आनी चाहिए कौन से टाइप के इंटरफेरेंस के लिए है? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। तो इसका सीधा मतलब क्या हम लिखें? Q इज डार्क। यस, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि यहां पर Q डार्क है। आपको बात समझ आ गई बच्चों अच्छे से? यस। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से, बहुत केयरफुली सुनना, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग कंसेप्ट। लेट्स से कि हमारे पास दो सोर्सेस हैं ऐसे, और ये सब हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, अभी इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन आया नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन आगे आने वाला है। लेट्स से कि हमारे पास दो ऐसे सोर्सेस हैं और हमने इसके सामने क्या कर दिया, एक स्क्रीन पुटअप कर दी कि भाई ये जो भी पॉइंट हम रैंडमली देखने वाले हैं ना, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर क्यों देखते हैं भाई, एक स्क्रीन लगा दें, स्क्रीन पर देखें कि वो पॉइंट ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा या कौन सा नेचर होगा उसका। ठीक है, अब बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, जरा केयरफुली देखें। इन दोनों सोर्सेस के बराबर बीच में, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है इसमें, और बाकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। तो सोचो अगर मैं बराबर बीच में पॉइंट लेता हूं और ये दोनों सोर्सेस बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, इनमें इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम तरीके के सोर्सेस हैं, तो क्या S1 से निकलने वाली रे या वेव जो भी है यहां पहुंचेगी और S2 से निकलने वाली वेव जब यहां पहुंचेगी तो क्या इनमें का पाथ डिफरेंस जीरो होगा? होना चाहिए जीरो, है ना, क्योंकि सेम पाथ ट्रैवल करके आएंगे, बिकॉज आई एम मेकिंग अ चॉइस ऑफ एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द स्क्रीन, एग्जैक्टली मिडिल ऑफ दीज टू सोर्सेस। तो क्या हम ये कंक्लूजन दे दें कि ये जो पॉइंट सेंटर में मैं कंसीडर कर रहा हूं ये कैसा बनेगा? ब्राइट। क्यों मैंने ऐसा कंक्लूजन दिया? इसलिए क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस हमें कैसा देखने को मिल रहा था? जीरो। अब सोचो अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, हल्का सा ऊपर यहां, तो ये वाली रे है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ये वाली रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इनकी पाथ में डिफरेंस आ सकता है।
Yes. अब 0 के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड होगा वो क्या है? Lambda by 2. हाँ, वेरी गुड। वो लैम्बडा बाई 2 है, वो लैम्बडा नहीं है। 0 के बाद ग्रेजुअली बढ़ाते चलें, ग्रेजुअली थोड़ा 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 बढ़ाते चलें। पहले तो 0 पाथ डिफरेंस था, अब थोड़ा सा बढ़ाएं तो हल्का सा अगर हम पाथ डिफरेंस इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो जो सूटेबली आ सकता है वो लैम्बडा बाई 2 हो गया। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे हम एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहां एग्जैक्टली नीचे यहां। तो ये वाली रे ज्यादा ट्रैवल करेगी और ये वाली रे कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आपको ज्योमेट्री से समझ में आता होगा इसका। Yes. तो पॉसिबल है कि यहां भी 0 के बाद जो पॉसिबल पाथ डिफरेंस यहां पर भी हमको मिल सकता है, वो कौन सा मिल सकता है? Lambda by 2. तो क्या इसका मतलब यहां पे और यहां पे हमें डार्क पॉइंट्स मिलेंगे? Yes. क्योंकि यहां करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस हमको क्या मिल रहे हैं? लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2। अच्छा चलो अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, यहां पहुंचे, यहां और थोड़ा इसके नीचे, मतलब यहां। तो जस्ट इमेजिन करते हैं बच्चों कि यहां से निकलने वाली लाइट रे ऐसी आई। अब आप खुद देख सकते हैं, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वो ऐसा है, और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा उसके मुकाबले में ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्या इन दोनों में पाथ डिफरेंस पहले के मुकाबले में बढ़ गया? Yes. तो लैम्बडा बाई 2 के बाद और थोड़ा सा ज्यादा पाथ डिफरेंस हुआ तो कितना हो सकता है? Lambda. लैम्बडा होगा। सीक्वेंशियली चलें, 0 के बाद आधा लैम्बडा फिर फुल लैम्बडा। तो लैम्बडा पाथ डिफरेंस पर हमको क्या मिल सकता है? Bright. ब्राइट। मतलब ये वाला पॉइंट एक्सपेक्टेड कैसा है? ब्राइट। और इसके नीचे वाला ये वाला पॉइंट भी एक्सपेक्टेड कैसा है? ब्राइट, क्योंकि यहां पाथ डिफरेंस लैम्बडा है और यहां पर भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। समझ आ रही है बात? Yes. अच्छा, थोड़ा और ऊपर जाते हैं यहां, और इसके हिसाब से यहां थोड़ा और नीचे आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब इनमें पाथ डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी और ये लाइट इतना ज्यादा ट्रैवल करके यहां पहुंचेगी, तो पाथ डिफरेंस और बढ़ गया। तो सीक्वेंशियली सोचें, 0 के बाद लैम्बडा बाई 2 आया, उसके बाद लैम्बडा आया, उसके बाद क्या आ सकता है? 3 lambda by 3 लैम्बडा बाई 2, यानी कि 1.5 लैम्बडा, 1.5 लैम्बडा जिसको हम बोलेंगे। आधा आधा 2. लैम्बडा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो क्या ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट फिर एक बार हमें कैसा मिलेगा? Dark. हमें डार्क मिलेगा। बहुत अच्छे। इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम जस्टिफाई करेंगे कि भाई ये डार्क है, क्योंकि यहां का पाथ डिफरेंस हमें पता चल रहा है 3 लैम्बडा बाई 2, और ये भी डार्क है क्योंकि यहां का करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा बाई 2। अब इस पैटर्न को नोटिस करें आप, इस पैटर्न को नोटिस करें तो हम देखेंगे कि हर बार हमें अल्टरनेट लेवल पर ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, मतलब ये एक रिपीट होने वाले पैटर्न में हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस स्क्रीन को अगर मैं ध्यान से देखूं, केयरफुली देखूं, जिसके सामने मैंने दो दो लाइट के बल्ब लगा रखे हैं, ऐसा तो मैं इमेजिन करूंगा कि फुल रोशनी दिखनी चाहिए, लेकिन मुझे फुल रोशनी नहीं दिखेगी, फुल ब्राइटनेस नहीं दिखेगा, बल्कि स्क्रीन पर मुझे कुछ कुछ जगहें ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगा और कुछ कुछ जगहें ऐसी होगी जहां पर मुझे डार्क दिखेगा। इवन दो लाइट है, फिर भी वो डार्क हो गई, एक दूसरे की इंटेंसिटी को उसने कैंसिल कर दिया। कुछ समझे बच्चे? Yes. ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं एक छोटा सा एनिमेशन है मेरे पास, लेट मी सर्च फॉर इट। मैं क्विकली सर्च कर लेता हूं। जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था कि किस तरीके से इंटेंसिटी में वेरिएशंस होंगे और कैसे हमें लगातार ब्राइट और डार्क पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर दैट, जस्ट फॉर दैट रेफरेंस, हालांकि आपको ये कंप्लीट लेवल पर समझ नहीं आएगा, बट टू मैक्सिमम एक्सटेंट आप इसके कुछ हिस्से को समझ सकते हो। सी दिस, इस चीज को ध्यान से देखें। पूरा तो नहीं समझेगा, बट बहुत सारा हिस्सा आपको समझ आ जाएगा। ये बाद में समझ आ जाएगा, ये सारी वेवफ्रंट्स हैं एक्चुअली। अब यहां स्क्रीन पर नजर डालें, आप देखें स्क्रीन कैसी दिख रही है। दिखा? ये वाली स्क्रीन की मैं बात कर रहा हूं, इस ब्लैक स्क्रीन को देखें, दिखा? ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इट विल जस्ट कंटिन्यू बेस्ड ऑन के कितना पार्ट डिफरेंस वहां पे डेवलप हो रहा है और कितना फेज डिफरेंस वहां पे डेवलप हो रहा है। आ गया बच्चों समझ में? Yes, sir. अब मैं इसमें एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं जो बड़े काम की है, काउंटिंग के सीक्वेंस की।
काउंटिंग का सीक्वेंस देखें आप, टेल मी कि ये कितने नंबर का ब्राइट है, ये जो है ये कितने नंबर का ब्राइट है? फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, जीरोथ। काउंटिंग जब हम करेंगे तो ब्राइट के लिए सेंटर में हम 0 लगाएंगे, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट बैंड, 0 नंबर का ब्राइट बैंड। ठीक है, जब लैम्बडा वाला पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो कितने नंबर का ब्राइट बनेगा? फर्स्ट, फर्स्ट। तो लैम्बडा के लिए फर्स्ट ब्राइट, 2 लैम्बडा के लिए सेकंड, सेकंड ब्राइट, 5 लैम्बडा के लिए फिफ्थ, फिफ्थ ब्राइट। और काउंटिंग शुरू कहां से हो रही है? 1 2 3 से हो रही है क्या 0 1 2 3 से हो रही है? 0 1 2 0 1 2 3, इसे अच्छे से याद रखिए। अच्छा, अब डार्क में हम शुरू कहां से करते हैं? डार्क में लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई 2 का मतलब जरा जानो बच्चों, लैम्बडा बाई 2 का मतलब होता है 0.5 लैम्बडा। 3 लैम्बडा बाई 2 का मतलब होता है 1.5 लैम्बडा। अब आप सीक्वेंस में देखो, ये ब्राइट है, ये पहला डार्क है, 0 के बाद ये पहला डार्क है। तो पहला डार्क कब आया? लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाई 2, यानी कि 0.5 लैम्बडा 1.5 लैम्बडा पे सेकंड डार्क, सेकंड डार्क ऊपर, सेकंड डार्क नीचे भी आएगा। काउंटिंग उसे ऊपर और नीचे ऐसे करेंगे हम लोग। तो एक सीक्वेंस पूरा ऊपर चला लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गिनेंगे। तो जरा नोटिस करो, 0.5 लैम्बडा पे कितने नंबर का डार्क? फर्स्ट, फर्स्ट नंबर का। और 1.5 लैम्बडा पे सेकंड, सोचो, अगर मैं कहता हूं 5.5 लैम्बडा, सिक्स्थ डार्क, आधा बढ़ा के गिनना है। 0.5 को 1 बोला, 1.5 को 2 बोला, तो 5.5 को सिक्स, सिक्स्थ। फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ। 7.5 लैम्बडा को 8, 8, आधा बढ़ा के गिनना है। दिमाग में लाएं इस बात को। 5 लैम्बडा, 5 लैम्बडा, पार्ट डिफरेंस 5 लैम्बडा, व्हाट डू यू से? फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट। 5.5 लैम्बडा, व्हाट डू यू से? सिक्स्थ डार्क, सिक्स्थ डार्क। 3.5 लैम्बडा, व्हाट डू यू से? फोर्थ डार्क, फोर्थ डार्क। ये सीक्वेंस समझें आप। अगर आप इस टेबल को क्विकली कंप्लीट करें, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं 5-10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करें तो आप फौरन ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ब्राइट है और कितने नंबर का ब्राइट है, और कौन सा डार्क है और कितने नंबर का डार्क है। चलिए, सबसे पहले मुझे बताएं, इसमें ब्राइट कहां कहां है? ये वाला ब्राइट है, ब्राइट है, कितने नंबर का ब्राइट है? 68, 68। के नेक्स्ट वाला डार्क, डार्क है, 0.5 आया मतलब डार्क, खत्म बात। समझे? यस, और फुल इंटीजर आया तो ब्राइट। कितने नंबर का? 34, 34, शाबाश। ये अगला डार्क, ब्राइट, ब्राइट है, कितने नंबर का? 1001, ठीक है, अगला डार्क, डार्क, कितने नंबर का? 25, 25 नंबर का। अगला ब्राइट, ब्राइट है, कितने नंबर का? 60, 60, वेरी गुड। अगला डार्क, डार्क है, कितने नंबर का? 70, 76, वेरी गुड। अगला ब्राइट, ब्राइट है, कितने नंबर का? 70, 786। अगला ब्राइट ब्राइट, है, कितने नंबर का? 313, 303। नेक्स्ट डार्क, डार्क है, कितने नंबर का? 100, 100, वेरी गुड। अगला डार्क, डार्क है, और कितने नंबर का डार्क? 3, नंबर 3, 3 नंबर का। तो हम फौरन ही समझ पाते हैं। इसमें कभी कभी एक और थ्योरी लगाई जाती है कि भाई ये जो पाथ डिफरेंस है, आप इसको ऐसे लिखो, n लैम्बडा बाई 2, ठीक है। हालांकि इसका एक्चुअल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक लिखने का तरीका है। फिर इसमें 2 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला पॉइंट ये कि अगर n इवन निकलता है तो बैंड ब्राइट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर n
ऑड होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना लैम्बडा बाई 2 यानी कि 1 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, 9 लैम्बडा बाई 2, बात समझ रहे हैं? तो एन डार्क हो जाएगा। लेकिन मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि अगर हम इस ऐसे काम करेंगे ना तो हमें बैंड का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चलेगा। अब जैसे ये जो 68 लैम्बडा है, इसको ऐसे लिखो, 68 का डबल करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 136 लैम्बडा बाई 2। 68 लैम्बडा को ऐसे करना पड़ेगा। अब 136 इवन है इसलिए हम बोलेंगे ब्राइट है, लेकिन हम नंबर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है कि डायरेक्ट रीड करो भाई, अगर फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो वो डार्क है 0.5 वाला, और अगर इंटीजर आ रहा है तो वो ब्राइट है। और इंटीजर जो नंबर आ रहा है उतने ही नंबर का ब्राइट है, और फ्रैक्शनल 0.5 वाला जो है उसमें आधा बढ़ाओ तो जो इंटीजर मिलेगा उतने नंबर का वो डार्क है। कुछ समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम इन चीजों को हैंडल करते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, आप इत्मीनान से सुने, गौर से समझें, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आगे इसके इंटेंसिटी कैलकुलेशंस वगैरह अगली क्लास में करेंगे। हमने ये देखा कि कोई भी पर्टिकुलर बैंड ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है, उसका नेचर कैसा है और उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, ये सारा मामला बेसिकली कंट्रोल होता है एक ही फैक्टर से, और उस फैक्टर का नाम क्या है? पाथ डिफरेंस। ऑफ कोर्स पाथ डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस, करस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस एंड सो ऑन, बट बेसिकली वो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि लाइट ट्रैवल करके वहां तक पहुंच रही है, उसके पाथ में कुछ कुछ फर्क आएगा, जितना जितना वो डिफरेंस क्रिएट करेगी उसके हिसाब से उसका नेचर ऑफ इल्यूमिनेशन होगा, या तो ब्राइट होगा या डार्क होगा। अब हम इन जनरल जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिसन इट वेरी केयरफुली। इन जनरल जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम पाथ डिफरेंस को दो तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। पहला तरीका, जिसमें सोर्स इस तरीके से रखे गए हैं लीनियरली, एक के नीचे एक, ऐसे स्क्रीन कहीं यहां रखी गई है, लेट्स से कि लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच रही है ऐसे और ऐसे ट्रैवल करके, ऐसे ट्रैवल करके ही किसी पॉइंट पी तक पहुंच रही है। लेट्स से कि इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो गैप है, जो सेपरेशन है, वो आपने रखा है डी। अब आपको यहां पे साफ साफ दिखता है कि पाथ में डिफरेंस कितना है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल पाथ में डिफरेंस है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एस से पी डिस्टेंस ये कम है और S2 से पी ये डिस्टेंस ज्यादा है। अब आपको पता करना है डिफरेंस, तो आप डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ये ऐसा आपने परपेंडिकुलर बना दिया, नोटिस करें, जिसका एंगल सेपरेशन लाइन से थीटा डिग्री पर है। लेट्स से कि यहां पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लेबल कर देता हूं E। चूंकि मैं ये इसको परपेंडिकुलर बना रहा हूं तो ज्योमेट्रिकली मैं इस बात को इजीली प्रूव कर सकता हूं कि S1 से P और E से P ये डिस्टेंस सेम है। S1 से P और E से P ज्योमेट्रिकली ये सेम है, क्योंकि यहां पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया बच्चों। तो फिर एक्स्ट्रा पाथ कितना हुआ? हाँ, ये जो चीज है जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो सेम नजर आ रहा है, जो एक्स्ट्रा पाथ होगा वही डिफरेंस होगा। तो अगर यहां ट्रायंगल ज्योमेट्री हम लोग प्रॉपर्ली अप्लाई कर लें तो हम लिख सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ है ये कुछ और नहीं है बल्कि है d टाइम्स ऑफ साइन थीटा। नोटिस किया बच्चों आपने? तो वी कैन जस्ट क्लियरली स्टेट PD is equal to d sin theta in this particular situation. Are things clear? Yes. Now notice two very important points. Notice two very important points. इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सपोज ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम शिफ्ट करा के मिडिल में ले आते हैं, बिल्कुल मिडिल में, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना बिल्कुल मिडिल में है, दोनों सोर्सेस आइडेंटिकल हैं, दोनों में इनिशियली कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, दो अलग अलग सोर्सेस नहीं है, बिल्कुल एक ही सोर्स का हमने दो हिस्से बना के इस्तेमाल कर लिए मान लो। तो जब मैं इस पॉइंट P को बीच में ले आता हूं
तो क्या ये S1P और S2P बराबर 0 हो जाए, इक्वल हो जाएंगे? Yes. तो ये जो थीटा है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं Yes. इसको बराबर बीच में लेके आता हूँ, ये पॉइंट मैं बराबर बीच में लेके आता हूँ, तो ये ब्लू लाइन जाके ब्लैक के साथ टच करेगी, क्योंकि ये जितना नीचे उतरेगा उतना ही थीटा कम होगा। इमेजिन करें आप, जितना नीचे उतर रहे हैं उतना थीटा कम होता जाएगा। Yes or no? Yes. So if you make this theta 0, if you make that theta to be equal to 0, mean points of consideration is exactly in the middle, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. 0। बट इमेजिन करो कि ये P जाता है बहुत दूर 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 बहुत दूर, जैसे रेल की पटरियां, जैसे रेल की पटरियां, बिल्कुल। तो क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगी? Yes. बिल्कुल रेल की पटरियां। कहां जाना है? इतना ऊपर के इंफिनिटी पर पहुंचे। रेल की पटरियां इंफिनिटी पे मिलती है ना। समझे नहीं समझे? Yes. तो ये लाइन और सीधी और सीधी और सीधी और सीधी और सीधी 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 होते होते यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 90. 90। सोचो अगर यहाँ ये एंगल 90 डिग्री हो गया, हमने पॉइंट P इंफिनिटी पे कंसिडर किया, तो हमें पार्ट डिफरेंस कितना मिल सकता है? D. जरा जोर से बोलें, सुनाई देना चाहिए। D. सुनाई नहीं दिया मुझे? D. डी। मतलब इस सिचुएशन का मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कहां है? इस सिचुएशन का मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां है? वेयर इट इज? इस तरीके से दो सोर्सेस रखता हूं तो मुझे मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां मिलेगा? दोनों का इंफिनिटी. इंफिनिटी पे मिलेगा। स्क्रीन का वो वाला पॉइंट जो इंफिनिटी पे है, वहां पर मुझे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस मिलेगा। और कितना मिलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना मिलेगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस. हाँ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। और इस सिचुएशन का मिनिमम पार्ट डिफरेंस कहां है? सेंटर. ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और कितना मिलेगा? 0. 0। अब इसे दिमाग में अच्छे से बिठाइए कि इस तरीके से अगर मैं सोर्सेस अरेंज करता हूं तो सेंटर पर मुझे मिनिमम 0 पाथ डिफरेंस मिल सकता है, और इंफिनिटी पर जाने पर मुझे मैक्सिमम डी इतना पार्ट डिफरेंस मिल सकता है। गॉट द पॉइंट? Yes. अब इसका सेकंड अप्रोच ऐसा होता है बच्चों, थोड़ा टाइम दें प्लीज, मैं समझ सकता हूं काफी देर हो रही है, बट मैं इस बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। सोर्सेस ऐसे रखे मैंने कुछ इस तरीके से कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ये हमने स्क्रीन लगा दी यहां, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है जो कहीं पे होने वाला है। अब लाइट निकल करके ऐसे जा रही है, यहां से लाइट निकल करके ऐसे जा रही है, ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट जस्ट इमेजिन कि यहां से लाइट निकल करके ये ऐसे जा रही है, यहां ओवरलैप कर रहे हैं ये। हमें निकालना है कि भाई इनका पार्ट डिफरेंस कितना है। पार्ट डिफरेंस तो देखते ही समझ में आ रहा है, S1 ज्यादा लेंथ है, S2 कम लेंथ है। अब मुझे पार्ट डिफरेंस निकालना है तो मैं चुपचाप S2 से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ना बना दूं, यहां पे हो सकता है मैं ये एंगल निकाल दूं यहां थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर निकाल के यहाँ पे E नाम दे देता हूं, तो क्या बच्चों मैं ऐसे कह सकता हूं कि S2 और E इन दोनों से निकलने वाली, यहां तक पहुंचने वाली, P तक पहुंचने वाली डिस्टेंस सेम है? यस और नो? S2 से P जितना डिस्टेंस है, क्या उतना ही डिस्टेंस E से P है? यस और नो? Yes. ओके, प्लीज आंसर क्विकली। S2 से P तक का डिस्टेंस और E से P तक का डिस्टेंस क्या सेम है? क्योंकि हमने इसमें परपेंडिकुलर बनाया है। Yes. तो क्या ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, यही हमारा पार्ट डिफरेंस होगा? हाँ. और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इस बार ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है डी कॉस Cos. थीटा। थीटा के लिए बाजू वाली साइड है, और ये 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनियस डी है। तो इस सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस हो गया डी कॉस थीटा। तो कभी भी नहीं रटेंगे कि पार्ट डिफरेंस इज डी साइन थीटा, या कभी भी नहीं रटेंगे कि पार्ट डिफरेंस इज डी कॉस थीटा। इट डिपेंड्स, ज्योमेट्रिकली तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना है वो।
अब मैं एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर हम P को यहां ले आए, if we shift this point P exactly in the middle, exactly in line of the source, तो सोचें S2 से P डिस्टेंस और S1 से P डिस्टेंस में एक्स्ट्रा डिफरेंस कितना है? D D है। तब ये एंगल थीटा कितना हो चुका होगा? 90 90 होगा। शाबाश। ये दोनों लाइन पैरेलल चलेंगे, 0 दोनों लाइन पैरेलल चलेंगे, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 0 0 होगा। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पाथ डिफरेंस कितना होगा? D, और ये होगा हमारा मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, और ये होगा एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। समझे? अच्छा, अगर इसी तरीके से पॉइंट P को ऊपर 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 शिफ्ट करते गए, यहां तक कि हम कहां पहुंचे? इन्फिनिटी। तो ये दोनों लाइनें जरा वीडियो में देखें, क्या ये दोनों लाइनें ऐसे सीधा 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 ऐसी हो जाएंगी? इन्फिनिटी पर पहुंचना है, जाएं ऊपर, जाएं ऊपर, जाएं और जाएं और जाएं और जाएं, इन्फिनिटी पर पहुंचते पहुंचते सीधी ही हो जाएंगी, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। कुछ समझ आई बात? yes तो ये लाइन पूरी ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी होगी, ये लाइन ऑलमोस्ट सीधी हो चुकी होगी। तुम इन्फिनिटी पर जा रहे हो, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 90 90। अगर ये एंगल थीटा 90 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 0। और ये कहां होगा? एट इन्फिनिटी। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग कंडीशंस ऑफ पार्ट डिफरेंस मेजरमेंट हैं। अच्छा, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? D D, यानी कि दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। इस तरीके से सोर्सेस को अरेंज करने पर मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस इंफिनिटी पे आएगा, जबकि इस तरीके से सोर्सेस को अरेंज करने पर मैक्सिमम डिफरेंस सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आएगा। आई होप आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है? yes sir ओके। अब इस सिचुएशन को अच्छे से दिमाग में बिठाइए। यहां लास्ट क्वेश्चन आई बी आस्किंग एंड देन विल स्टॉप फॉर दिस। इस अरेंजमेंट में हमें 0 पार्ट डिफरेंस कहां मिलेगा? 0 पार्ट डिफरेंस हमें कहां मिलेगा? center सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्या मैं सही हूं? 0 पार्ट डिफरेंस हमें कहां मिलेगा इस अरेंजमेंट में? center हाँ। और मैक्सिमम कहां मिलेगा? infinity और मैक्सिमम कितना होगा? D D, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। ऐसे अरेंज करेंगे तो हमें 0 पार्ट डिफरेंस कहां मिलेगा? infinity इन्फिनिटी पर। और मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कहां मिलेगा? center पर सेंटर पर। और मैक्सिमम कितना होगा? D D होगा। तो इन तमाम बातों को याद रखें। इन्हीं बातों को कैरी करते हुए हम इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। उससे इंटेंसिटी के कैलकुलेशंस और कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां रुक जाते हैं फिर।